माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हैं इंट्रोडक्शन, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इस बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे इस स्लाइड में। ऑब्लिगेट एनारोबिक, दैट मीन्स कि इसे चाहिए बिल्कुल एनारोबिक इन्वायरमेंट। ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब है ग्राम स्टेन करने पर इट रिटेन्स द स्टेन, इट डजंट गेट डीकलराइज्ड। और ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है ये आप सबको पता है। तो ग्राम स्टेनिंग पे दिस अपीयर्स ग्राम पॉजिटिव, राइट। देन स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस है, दैट मीन्स ये रॉड शेप्ड है एंड ये स्पोर्स फॉर्म करता है। इट कॉजेज अ यूनिक कोलोनिक डिजीज विच इज़ कॉल्ड स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसका एसोसिएशन है प्रोलॉन्ग्ड एंटीमाइक्रोबियल यूज से almost exclusively. So this occurs almost exclusively in association with prolonged antimicrobial use. यानी कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एंटीमाइक्रोबियल्स बहुत टाइम से यूज़ कर रहा है तो उसे हो सकती है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। और उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? दैट इज़ दिस बैक्टीरिया विच इज़ सी डिफिसिल। अब इसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बोला जाए या क्लोस्ट्रीडियोइडीज डिफिसिल बोला जाए। बेसिकली क्लोस्ट्रीडियोइडीज डिफिसिल वॉज फॉर्मरली कॉल्ड एज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, बट टैक्सोनॉमिकली देखा गया कि इट इज़ नाउ रिसेंटली प्लेस्ड इनटू अ सेपरेट जेनेरा और अब इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियोइडीज डिफिसिल। सो इसका नाम में डिफिसिल क्यों आया? बिकॉज it was, there were so many difficulties in isolation of this bacteria. So it was named so due to unusual difficulties involved in the isolation of C. difficile. अब इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। सो C. difficile is a major cause of health care associated infections mainly in the western world. हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस मेनली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, बट इंडिया की अगर बात करें तो इतना कॉमन नहीं है। दिस डिजीज इज़ रिपोर्टेड लेस कॉमनली। नाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद सेवरल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें से एक रिस्क फैक्टर है प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे। क्या होता है कि नेचर में बहुत सारे इसके स्पोर्स मिल सकते हैं, किसके? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के, पर्टिकुलरली इन द हॉस्पिटल्स। तो अगर पेशेंट बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है, इफ़ हिज स्टे इज़ प्रोलॉन्ग्ड, तो ये चांसेस हैं कि उसको जो है उसके कोलोन में ये बैक्टीरिया जो है कोलोनाइज कर जाएगा एंड उन लोगों को हो जाएगी स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस, दैट इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाएगी, राइट। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे। दूसरा रिस्क फैक्टर है प्रोलॉन्ग्ड एंटीमाइक्रोबियल यूज़। तो जैसा मैंने बताया था, बहुत सारा एंटीमाइक्रोबियल्स बहुत टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के इन्फेक्शन के। तो होता क्यों है? इतना सारा एंटीमाइक्रोबियल यूज़ करने से आखिर हो क्या रहा है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल को चांस मिल जा रहा है इन्फेक्शन कॉज करने का? तो बेसिकली हमारे बॉडी में जीआईटी में नॉर्मल फ्लोरा होता है, ये आप सबको पता ही है, बट इस नॉर्मल फ्लोरा को ये डिसरप्ट कर देते हैं। ज़्यादा एंटीमाइक्रोबियल्स का यूज़ इस नॉर्मल फ्लोरा को डिसरप्ट कर देता है, इसकी डिसरप्शन करा देता है, जिससे बढ़ जाती है ससेप्टिबिलिटी टू क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। ये ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी टू क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। अब जो सिफेलोस्पोरेंस हैं लाइक सेफ्ट्रायक्सोन, दे आर मोर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। मतलब कि ये सिफेलोस्पोरेंस अगर कोई पेशेंट बहुत टाइम से ले रहा है तो उसके स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स आर अदर ड्रग्स, इससे भी हो सकता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन इज वन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो दीज आर सम एंटीबायोटिक्स दैट आई हैव लिस्टेड, ठीक है। अब थर्ड है टॉक्सिन प्रोडक्शन। सी डिफिसिल मे बी हार्बर्ड एज अ कमेंसल इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सी डिफिसिल नाम आया मतलब हमेशा ये डिजीज़ ही करवा रहा है। इट कैन बी हार्बर्ड एज अ कमेंसल, और कमेंसल जो है इट्स नॉर्मल, कोई पैथोजेनिक फीचर्स नहीं आ रहे हैं, राइट, बिकॉज इट इज़ रिजाइडिंग एज अ कमेंसल। लेकिन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स जो हैं दे कैन कॉज पीसी, दैट इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, को मैंने शॉर्ट में यहाँ पीसी लिखा हुआ है। सो C. difficile may be harbored as a commensal in the intestine, but only the toxigenic strains can cause pseudomembranous colitis.
अब टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स मतलब कि ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं. टॉक्सिन प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर पैथोजेनेसिस. सो 2 पावरफुल एक्सोटॉक्सिन्स आर फाउंड. एक है टॉक्सिन ए विच इज़ एंटेरोटॉक्सिन एंड एक है टॉक्सिन बी विच इज़ साइटोटॉक्सिन. टॉक्सिन ए एंड बी दे आर सिक्रीटेड इन द इंटेस्टाइन. यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म समझाया हुआ है कि कैसे स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो रही है. सो टॉक्सिन ए एंड बी ये इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं. ये जाकर जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स को ग्लाइकोसाइलेट कर देते हैं. सो दे ग्लाइकोसाइलेट द जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द सेलुलर एक्टिन साइटोस्केलेटन. अब इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज डिसरप्शन ऑफ सेल शेप, एडहेरेंस एंड डिसरप्शन ऑफ एपिथेलियल सेल बैरियर. और अल्टीमेटली इससे होता है डायरिया एंड स्यूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन. तो शॉर्ट में आपको ये याद रखना है कि टॉक्सिन ए और बी ने अल्टीमेटली क्या किया, स्यूडोमेम्ब्रेनस फॉर्मेशन किया. उसके लिए उसने क्या किया, उसने जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स को ग्लाइकोसाइलेट किया. सेल की शेप डिसरप्ट हो गई, एपिथेलियल सेल बैरियर की डिसरप्शन हो गई, डायरिया हो गया एंड स्यूडोमेम्ब्रेनस फॉर्मेशन, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गई बाय स्यूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन. इन्फेंट्स सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन नहीं डेवलप करते. उसका रीज़न ये है, दे लैक सूटेबल म्यूकोजल टॉक्सिन रिसेप्टर्स. तो उनके पास रिसेप्टर्स ही नहीं है, क्योंकि ये रिसेप्टर्स उनके लाइफ में आगे चल के डेवलप करेंगे. इन्फेंट स्टेज पे उनके पास सूटेबल म्यूकोजल टॉक्सिन रिसेप्टर्स नहीं है, तो टॉक्सिन के लिए रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो इसलिए वो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन नहीं डेवलप करते. हाँ, एसिम्टोमेटिकली दे कैन बी लाइक कैरियर्स. सो एसिम्टोमेटिक कैरियज डॉक्यूमेंट हो चुकी है, बट अभी तक सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस नहीं देखा गया है इन्फेंट्स के अंदर. फाइन. अब रोल आता है होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स का. अगर वो होस्ट की इम्यून रिस्पॉन्स कम है, अगेन दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन. सो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स मे डिटर्मिन द आउटकम ऑफ द इन्फेक्शन. सो इसमें बोल सकते हैं कि अगर एक पर्सन के पास स्ट्रॉन्ग आईजीजी रिस्पॉन्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का रिस्पॉन्स अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये होगा, दिस स्ट्रॉन्ग आईजीजी रिस्पॉन्स टू टॉक्सिन ए अगर है इसके पास, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक कैरियर के फॉर्म में रहेगा. इट विल स्टे इन द फॉर्म ऑफ एसिम्टोमेटिक कैरियर. बट अगर उसके पास इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स की वजह से वो डिजीज़ डेवलप करेगा, और डिजीज़ डेवलप करने की वजह से उसको हो जाएगी स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस. राइट. सो दिस इज हाउ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स मे डिटर्मिन द आउटकम ऑफ इन्फेक्शन. देयर आर अदर रिस्क फैक्टर्स एज वेल. नॉर्मल फ्लोरा की सप्रेशन, एडवांस्ड एज लाइक 65 ईयर्स की एज से अबव, देन इम्यूनो सप्रेशन, कैंसर कीमोथेरेपी, गैस्ट्रिक एसिड सप्रेसेंट मेडिकेशंस, मैलिग्नेंसीज एंड जीआई सर्जरीज, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेक्टल थर्मोमीटर. रिसेंटली एक राइबोटाइप B1 NAP1027 एक स्ट्रेन देखा गया, हाइपर विरुलेंट एपिडेमिक स्ट्रेन. एंड ये पाया गया है कि बहुत हायर लेवल ऑफ टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करता है और बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन कराता है. तो इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी दैट इज़ फिडाक्सोमाइसिन. सो ये एक एडिशनल फैक्ट है, एड ऑन फैक्ट. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. सो दिस डिजीज मैनिफेस्ट एज डायरिया. डायरिया इज़ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन विच इज़ कॉज्ड बाई सी डिफिसिल. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कि कोई केस के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में कि एक पेशेंट है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड एंटीमाइक्रोबियल यूज़ पे, इस टाइप की उसकी हिस्ट्री आएगी एंड उसको प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है. तो इन सब से आपको आइडिया लग जाएगा, जब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एंटीमाइक्रोबियल वर्ड यूज़ किया है केस में, तो आप दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि आपका ध्यान जाना चाहिए कि कहीं इसको सी डिफिसिल की इन्फेक्शन तो नहीं होगी. और भी क्लूज मिलेंगे आपको केस, तो केस पे डिपेंड करेगा कि उसमें और क्या क्या लिखा हुआ है. बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन. उसको डायरिया है, ठीक है. फीवर, एब्डोमिनल पेन और ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकती है. बट स्टूल्स में ब्लड आना इट इज़ अनकॉमन. अनटिल अनलेस बहुत सिवियर हो, इट इज़ अनकॉमन. ओके, तो मैं बार बार स्यूडोमेम्ब्रेन कह रही हूँ, तो अल्टीमेटली डिस्कस कर ही लेते हैं कि ये स्यूडोमेम्ब्रेन है क्या, और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया भी होगा. सो स्यूडोमेम्ब्रेन बेसिकली इज कम्पोज्ड ऑफ नेक्रोटिक ल्यूकोसाइट्स, मतलब WBCs, फाइब्रिन, म्यूकस एंड सेलुलर डेब्री. इट अटैचेस टू द अंडरलाइंग म्यूकोजा. ठीक है, अंडरलाइंग म्यूकोजा से अटैच हो जाता है. एंड इसका अपीयरेंस कैसा होता है, वाइटिश येलो प्लाक बना देता है. वाइटिश येलो प्लाक अराउंड 1 to 2 mm से लेके इतना लार्ज भी हो सकता है कि ये पूरे के पूरे कोलोनिक म्यूकोजा में स्प्रेड कर जाए. राइट.
So 1 to 2 mm to large enough to spread over the entire colonic mucosa. Relapse after treatment, ये 15 to 30% ऑफ केसेस में देखा गया है कि ट्रीटमेंट के बाद भी रिलैप्स, राइट. सो इट इज़ कॉमन. ट्रीटमेंट के बाद वापस हो जाना, दैट इज़ कॉमन एंड इट इज़ सीन इन 15 to 30% ऑफ केसेस. तो एक बार फिर से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं. डायरिया इज़ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन. देन क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब WBC काउंट बढ़ जाना, एंड ब्लड इन स्टूल दैट इज अनकॉमन. स्यूडोमेम्ब्रेन क्या है, इट इज कम्पोज्ड ऑफ, ये पता होना चाहिए आपको स्यूडोमेम्ब्रेन के बारे में. इट इज कम्पोज्ड ऑफ नेक्रोटिक ल्यूकोसाइट्स, फाइब्रिन, म्यूकस एंड सेलुलर डेब्री. It attaches to the underlying mucosa, whitish yellow plaque, 1 to 2 mm to large enough to spread over the entire colonic mucosa. Relapse after treatment is seen in 15 to 30% of cases. ये रही इसकी डायग्राम, आप देख सकते हैं यहाँ पे. These are the plaques, right? Yellowish से दिख रहे हैं आपको. So that's it about the part 1 of the video. If you really liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. In the next video, I'll be uploading the laboratory diagnosis, treatment and prevention. तो ये 3 जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ फ्रीक्वेंटली एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स this channel gets, I'll be uploading the video as fast as possible. Thank you for watching.